अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असीफ एंड आई वेलकम यू टू द 12th लेक्चर ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने HTML के कुछ टैग्स और CSS की प्रॉपर्टीज को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का कंसेप्ट क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग में क्या फर्क है, लिस्ट्स क्या होती हैं और फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट क्या है CSS के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या फर्क है। तो सबसे पहले कि पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब होता है कि रास्ता, यानी कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है कहीं पर कोड के अंदर, तो हमें उसका पाथ देना पड़ता है कि वो किस जगह पर मौजूद है। तो लास्ट में हमने एक पेज क्रिएट कर लिया था, हमने HTML की एक फाइल क्रिएट की हुई है और इसी के साथ साथ CSS की अलग फाइल क्रिएट की हुई है और इस CSS की फाइल को हमने इस लिंक नाम के टैग के जरिए आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब अगर हम देखें कि पाथ का कंसेप्ट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का टैग बनाता हूँ, उसके लिए लिखूंगा IMG और टैब बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर मैंने सोर्स बताना है। सोर्स का मतलब है कि मुझे पाथ बताना है उस इमेज का कि वो इमेज किस जगह पर मौजूद है। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे फोल्डर के अंदर IMG नाम की एक इमेज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो इस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर हमारी IMG नाम की इमेज मौजूद है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जो इमेज है मुझे यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, वो इमेज यहां पर डिस्प्ले हो गई है। अब अगर मैं इसकी इमेज की पोजीशन चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को इस फोल्डर से निकाल कर बाहर रख दूं, यहां से उठाकर मैं बाहर रख देता हूं। अब इस इमेज का पाथ चेंज हो गया। अब मुझे जो इमेज है वो यहां पर नजर नहीं आ रही होगी। अगर से मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब मुझे इमेज यहां पर नजर नहीं आ रही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस इमेज का पाथ लोकेट करना है कि इमेज किस जगह पर मौजूद है। मैं अब कंट्रोल प्लस स्पेस दबा रहा हूं तो अब मुझे इमेज नजर नहीं आ रही है क्योंकि उस फोल्डर के अंदर अभी इमेज मौजूद ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट डॉट और स्लैश, इससे क्या हुआ है, डॉट डॉट स्लैश से मैं इस फोल्डर से बाहर निकल आया। ये हमारे पास कोड है जिसके जरिए हम फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अभी हम इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो हमने बैक करना है तो ये बैक का बटन दबाते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोड के अंदर अगर बैक जाना है, हम यहाँ पर ये स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अभी अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये देखें तो ये इमेज मौजूद है, नजर आ रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो अब मुझे दोबारा मेरी इमेज यहाँ से नजर आ जाए। तो अब डॉट डॉट स्लैश से क्या हुआ कि हम इस फोल्डर से बाहर आ गए और ये image.png लिखने की वजह से क्या हुआ कि वो इमेज हमें यहाँ पर शो हो गई है। अब क्या होगा कि जो यहां से फाइल है हमारी a.html की, वो इस फोल्डर से बाहर जाएगी और बाहर जाकर चेक करेगी कि image.png नाम की कोई इमेज है तो वो सिलेक्ट करके पिक कर लेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज इस फोल्डर के अंदर यहां पर किसी सब फोल्डर के अंदर मौजूद हो, तो यहां पर अगर एक और फोल्डर है न्यू फोल्डर के नाम से और इसके अंदर एक फोल्डर मौजूद इमेज मौजूद है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहां पर हमने सिंपली वही तरीका है कि हमने यहां पर इसको सिलेक्ट करना है, यहां से कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, यहां से रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसका पाथ चेंज कर दिया। हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर आ गया। न्यू फोल्डर के अंदर हमने यहां से ये इमेज हमारे पास सिलेक्ट हो गई। अब जब हम इस इमेज को सेव करेंगे और यहां से हम रिफ्रेश करेंगे, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने फोल्डर के नाम के अंदर स्पेस नहीं देना। फोल्डर के नाम के अंदर या किसी भी नाम के अंदर जो हमारा URL जनरेट होता है, जो हमारी वेबसाइट का लिंक जनरेट होता है, उसके अंदर स्पेसेस नहीं होने चाहिए। अगर स्पेस होगा तभी वो इस तरीके से एरर शो कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसका स्पेस खत्म कर देंगे न्यू फोल्डर के नाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसका हम नाम चेंज करके ABC रख देते हैं। अभी क्या होगा कि हमने दोबारा से इसका पाथ जनरेट करना है, हम ये पाथ डिलीट कर देते हैं यहाँ से और कंट्रोल प्लस स्पेस, ये ABC नाम का फोल्डर है, इसको क्लिक करेंगे, आगे से image.png, इसको सेव करके अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास इमेज वो शो हो गई है। अब वो कैसे ढूंढ रहा है, इस फोल्डर के अंदर एक इमेज को चेक कर रहा है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का ही मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को, वीडियो को, किसी भी चीज को हम लोकेट कर रहे हैं रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स, रिलेटिव टू अदर फोल्डर्स। अब ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर में मौजूद एक ऑब्जेक्ट को हम तलाश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। इसके अलावा एक हमारे पास और कंसेप्ट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ।
एब्सोल्यूट पाथ क्या है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर देखें तो रिलेटिव पाथ में हम ये स्लैशेस लगाकर या हम एक्चुअली उस फोल्डर को लोकेट करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर हम उस फाइल को, उस इमेज को या जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्टली उसका मुकम्मल यूआरएल लिख के उसको लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक यूआरएल प्लेस कर दूं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई एब्सोल्यूट पाथ पेस्ट करूं तो यहाँ पर मैंने एक पाथ पेस्ट किया है जो कि किसी एक इमेज का पाथ है, तो यहाँ पर आप देखिए वो इमेज मेरे पास शो हो रही है। अब ये जो पाथ है फॉर एग्जांपल एक किसी वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट के अंदर कोई इमेजेस का फोल्डर था, वहां से ये लोकेट हो रहा है। अब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है कि उस इमेज का, उस फाइल का मैंने मुकम्मल यूआरएल, पूरी लिंक उसकी दे दी है, पूरा पाथ उसका बता दिया, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है मार्जिन्स का और पैडिंग का। फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर हम एक बटन प्लेस करते हैं और उससे सीखते हैं कि हमारे पास मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट क्या है। इस बटन को मैं कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं इसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक मी। अब जो स्टाइल नाम की style.css है इसको हमने लिंक कर रखा है हमारी a.html में इस लिंक के टैग के जरिए। तो यहाँ पर मैं इस बटन को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास सिलेक्टर है, सिलेक्टर बाय एलिमेंट। अब मैंने इस बटन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ ज्यादा कर देते हैं, हाइट ज्यादा कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज ज्यादा कर देते हैं। अब अगर मैं इसमें पैडिंग अलॉट करता हूं तो पैडिंग के लिए मैं लिखूंगा पैडिंग, और पैडिंग यहां पे मैं अलॉट कर देता हूं फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स। अब आप देखें कि जो पैडिंग इसको अलॉट हुई है वो इस बटन के अंदर से, यहां से इसको स्पेस मिली है, यहां से। अब अगर मैं इसके मार्जिन अलॉट करूं तो मार्जिन में क्या होगा, इसको बाउंड्री के बाहर से स्पेस मिलेगी। फॉर एग्जांपल बोलता हूं 20 पिक्सल्स। अब आप देखिए कि मैंने मार्जिन जब दिया, फॉर एग्जांपल 200 करता हूं, तो अब मार्जिन से इसमें क्या हो रहा है कि इसको स्पेस यहाँ ऊपर बाहर से मिल रही है। हालांकि पैडिंग में क्या हो रहा है, उसको स्पेस अंदर से, यहां से जितना स्पेस हम चाहें उसको दे रहे हैं। तो मार्जिन और पैडिंग को हम अपनी जरूरत की बेस पर हम इसको यूज करेंगे। अब हमने मार्जिन देना है या पैडिंग देनी है, उसको हम 4 पोजीशन से दे सकते हैं, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन अलॉट करता हूं, इसको मैं लिखता हूं 20 पिक्सल्स। अब ये मार्जिन सिर्फ मैं 20 पिक्सल लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये चारों साइडों से खुद ब खुद अलॉट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूं कि 20 पिक्सल स्पेस, अब 20 पिक्सल टॉप का हो गया। अब राइट का मैं देना वाला मैं कहता हूं 40 पिक्सल्स। तो अब राइट में बेसिकली अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये खुद ब खुद दोनों साइड से मार्जिन दे रहा है। जब अब 2 वैल्यूज मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम के लिए होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो लेफ्ट और राइट के लिए होगी। लेकिन अगर मैं चारों वैल्यूज को खुद से असाइन करना चाहता हूं तो मैं टॉप दे सकता हूं, फिर राइट हो गया, फिर बॉटम के लिए फॉर मैं 50 क्या देता हूं और लेफ्ट के लिए फॉर मैं 100 पिक्सल्स क्या देता हूं। अब यहाँ पे देखिए टॉप कम मिली हुई है, राइट से इतनी है, बॉटम से इतनी है और लेफ्ट से इतनी है। तो ये चारों साइडों से मैंने इसको मार्जिन दे दिया। सेम इस तरीके से हम पैडिंग भी दे सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट के अंदर एक पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं और उसमें ये कंसेप्ट देखते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर अलॉट करूं तो अब इस पैराग्राफ को ये प्रॉपर्टीज असाइन करने के बाद हम यहाँ पर इसकी अगर पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टीज चेक करें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैडिंग देता हूँ इसको 30 पिक्सल्स। अब पैडिंग में क्या हुआ कि इस पैराग्राफ के टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, यहां से इसको पैडिंग मिल गई है। लेकिन अगर मैं यही मार्जिन इसको दूं तो मार्जिन से क्या होगा कि इस बाउंड्री से बाहर, यहां पे बाहर की तरफ इसको पोजीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 पिक्सल मार्जिन करता हूं इसका, तो अब आप देखें कि जो इसको मार्जिन मिल रहा है ये साइड से मिल रहा है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसको अगर यहाँ पे इसको रिमूव करूं तो अब देखें यहाँ से इसकी जो साइड्स हैं यहां से बाहर की तरफ से इसको मार्जिन मिल रहा है, यहां से ये देखें। तो ये कंसेप्ट हमारे पास पैडिंग का और मार्जिन का। इस कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट का कंसेप्ट। लिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। लिस्ट क्या होती है कि हमने सिंपल अगर कोई लिस्ट क्रिएट करनी है इस तरह की, जिसमें हमने कुछ उसके एलिमेंट्स बताने हैं, हमने उनके अंदर कुछ वैल्यूज लिखनी है, तो हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
लिस्ट के लिए हमारे पास CSS में दो किस्म की लिस्ट मौजूद हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में सिंपल सा फर्क है। ये फर्क है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास पीछे कोई बुलेट्स मौजूद होती हैं, डॉट्स, सर्कल्स कुछ मौजूद होते हैं, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग और इस किस्म की कोई सीक्वेंस मौजूद होता है। तो हम इनको रिमूव कर लेते हैं अभी के लिए। अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं लिखूंगा UL, टैब प्रेस करूंगा, अब मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अभी हमारे पास कोई चीज यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स भी होने चाहिए जो कि शो हों। वो होते हैं LI, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हम LI से शो करेंगे। टैब प्रेस करूंगा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल होम। अब मेरे पास ये एक आइटम शो हो गया। इस तरीके से मैं Ctrl+D प्रेस करता हूं तो अब मेरे पास ये ज्यादा एलिमेंट जो है एक लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। इसकी हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं यहाँ से, अबाउट अस, कांटेक्ट और हेल्प। अब ये मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि यहाँ पर हम नजर आ रहा है, और इसमें साथ में हमने इसके एलिमेंट्स बीच में लिख दिए। अगर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OL और टैब प्रेस करूंगा। अब मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होगी। तो मैं इसी के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो फर्क है हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पर बुलेट्स मौजूद हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास सीक्वेंस पीछे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। मोस्टली जो हमारे पास है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से यूज होती हैं, और हम ऑर्डर्ड लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारी नीड। हम उसके मुताबिक इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद लिस्ट को हमने स्टाइल करना है, डिजाइन करना है। तो जब हम लिस्ट में किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास कोई ना कोई लिंक ओपन होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक टैग मौजूद है जो कि एंकर नाम का, A नाम का टैग है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, A लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंकर यानी कि A नाम का जो टैग है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके दरमियान हमने ये लिख देना। अब देखें जो हमारा जो होम बटन है इसके ऊपर ये क्लिकेबल है, इसलिए मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये बटन के तौर पे काम कर। तो हम यहाँ पे रेफरेंस के अंदर यहाँ पर हम कोई पाथ असाइन कर सकते हैं जो कि अगर हम इस बटन पे, इस लिस्ट पे क्लिक करें तो वो आगे से ओपन हो जाए। हम यहाँ पे कोई इमेज असाइन कर सकते हैं, कोई नया हमारी वेबसाइट का जो पेज है उसे असाइन कर सकते हैं। वैसे हम इंटरनेट कोई भी यहाँ पर इसको पेज असाइन google.com या कुछ भी हम लिख देंगे तो इस होम पे क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन सब पे एंकर का टैग क्रिएट कर देते हैं। तो अब मेरे पास एक लिस्ट है जो इस तरह से मौजूद है। अब हम लिस्ट को डिजाइन करके एक पूरी हमारी नेविगेशन बार बना सकते हैं। नेविगेशन बार जो कि जब भी किसी भी हम वेबसाइट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर एक टूल बार सी नजर आ रही होती है जिसमें हम क्लिक करके हम नेक्स्ट उस वेबसाइट को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम style.css में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक टैग है वो UL नाम का है, उसके अंदर LI है, उसके अंदर A है। ये हमने पाथ याद रखना है कि हम इसको किस एलिमेंट को हम यहाँ पर डिजाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पहले हम UL को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अब जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो UL को असाइन होंगी, लेकिन जो बेहतर तरीका वो ये है कि हम इस पे कोई ना कोई क्लास असाइन कर दें। इसको क्लास असाइन करने के बाद मैं क्लास दे देता हूँ, लिस्ट में इसको लिख देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर लिस्ट लिखूंगा, यहां पर अब सारी प्रॉपर्टीज इसको असाइन होंगी। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ UL लिख के उसको प्रॉपर्टीज असाइन करने लग पड़ूं तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी UL होंगी, जितनी भी लिस्ट होंगी, सबको वो प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। तो बेहतर तरीका ये है कि हम कोई ना कोई क्लास उसको असाइन कर दें, कोई ID दे दें उसको, तो तब जो हम प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को, उसी लिस्ट को हम असाइन करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसका लिस्ट का स्टाइल चेंज करें, लिस्ट का स्टाइल फाइल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल अगर लिखूं तो अभी यहाँ पे देखें तो जो लिस्ट का स्टाइल है वो चेंज हो गया। इस तरीके से अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो लिस्ट का स्टाइल अभी हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब जो भी लिस्ट के स्टाइल है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। इन सब में से कोई भी लिस्ट का स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं कोई स्टाइल नहीं रखना चाहता मैं लिखूंगा नन। अब क्या हुआ, लिस्ट का स्टाइल जो है वो खत्म हो गया। अब अगर मैंने लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं इसको एक रो के अंदर लेके आना है, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी नेविगेशन बार होती है, जिस तरीके से यहाँ पर देखें
तो वो एक लाइन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मैंने इस किस्म की कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट लिस्ट। अब डॉट लिस्ट के अब जो लिस्ट मेरी क्लास असाइन हो गई है, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास एल आई है। अब इस एल आई को मैंने सिलेक्ट करना है, मैं स्पेस दूंगा और यहां से मैं एल आई लेकर अब यहां पर जो मैं प्रॉपर्टीज असाइन करूंगा वो इस लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको असाइन होंगी। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ है कि इसकी जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से लेफ्ट साइड पर चिपक गए हैं। यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी जो नीचे थी वो लेफ्ट साइड पर हो गई है, फिर इस तरह से राइट लेफ्ट साइड पर वो होती गई है। अगर मैं फ्लोट राइट करूं तो अब जो सारे हैं वो राइट साइड पे चले गए। इस तरीके से ये मेरे पास फ्लोट की प्रॉपर्टी है जिससे हम इसको अलाइन कर सकते हैं। अब इस तरीके से अगर मैंने इनको दूर दूर रखना है, इनमें स्पेस देनी है, तो मैं यहां से इसको फॉर एग्जांपल मार्जिन दे सकता हूं या पैडिंग दे सकता हूं। इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको पैडिंग दे देता हूं 20 पिक्सल्स। अब जो पैडिंग मैंने दी है तो इसमें पैडिंग कंसेप्ट देखा था कि वो उस ऑब्जेक्ट को अंदर से यहां से अंदर से उसको प्रॉपर्टीज असाइन करता है, उसको स्पेस अलॉट करता है। तो पैडिंग से क्या हुआ है कि इसकी अप डाउन लेफ्ट राइट से यहां पे इसको पैडिंग असाइन होगी। अब हम इसके अगर हम ये कलर चेंज करना चाहें तो मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट के अंदर अब मेरे पास जो एंकर नाम का टैग है उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ये देखें यूएल के हमने नाम दे दिया लिस्ट का, उसके अंदर हमने एलआई को प्रॉपर्टी असाइन किया है, उसके अंदर हमारे पास एंकर नाम का टैग मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे इसको डॉट लिस्ट, इसके अंदर एलआई और फिर ए। अब हमने जो प्रॉपर्टी असाइन करनी है वो उस जो एंकर का टैग है, जो ए का टैग है जिसके अंदर हमने सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको असाइन हो रहा है। अब इसके अंदर अगर हम ये स्टाइल चेंज करना चाहें इसका, जिस तरीके से ये नीचे अंडरलाइन हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन और यहां पर मैं नाम लिख देता हूं। अब क्या हुआ है कि जो उसके नीचे लाइन लगी हुई थी वो लाइन खत्म हो गई है इससे। अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहूं तो मैं लिखूंगा कलर और कलर फॉर्मेट इसका मैं रख देता हूं ब्लैक। अब कलर इसका ब्लैक हो गया। अगर मैं फॉन्ट साइज ज्यादा करना चाहूं तो मैं इसका फॉन्ट साइज ज्यादा कर सकता हूं यहां से। अब मेरे पास जो लिस्ट है वो इस तरीके से अलाइन हो गई है। अब अगर मैं माउस को होवर कर रहा हूं, माउस को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और क्लिक करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, वो उस एंकर टैग की वजह से आ रहा है। अब अगर मैं इस पे अगर होवर करूं, इसका कलर चेंज हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो प्रॉपर्टीज हैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, जो एंकर का टैग है, और उसके ऊपर मैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सूडो क्लास का कंसेप्ट पढ़ा था वो इसके ऊपर असाइन करेंगे। ये हमारे पास लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर जो ए एंकर का टैग है, अगर इसके ऊपर होवर हो जाए तो क्या हो, उसको हम यहाँ पर असाइन करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम क्या देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अब जब इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो अब देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है और इसका जो अपना कलर है वो वाइट होता जा रहा है। अब ये हमारे पास जो स्टाइल है वो हमारे पास जो है इसके ऊपर हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर साथ ही साथ इसका मैं कलर जब मैं ओवर करूं तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी हम असाइन कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको होवर करने पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज कर देता हूं 40 पिक्सल्स। और जब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये भी साथ में असाइन हो जाएगी। तो हम किसी भी किस्म का हम यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट असाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था लिस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है फ्लेक्स बॉक्स का। फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास CSS का एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट का इशू हमारे पास मोस्टली फेस होता है जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं। हमें मसला बनता है कि हमने कोई इमेज प्लेस करनी है तो इमेज लेफ्ट साइड पे रखनी है, राइट साइड पे रखनी है, किस साइड पे इमेज रखनी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, बटन है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी जब हमने अलाइनमेंट करनी होती है तो उसका बहुत इशू होता है हमारे पास। तो फ्लेक्स बॉक्स का हमारे पास एक बहुत ग्रेट कंसेप्ट है CSS के अंदर, लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसके ज़रिए हम अलाइनमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और डिव को मैं एक क्लास असाइन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ बटन्स प्लेस कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक डिव क्रिएट हो गई है जिसके अंदर 4 बटन्स मौजूद हैं। अब अगर हम इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कंटेनर नाम की क्लास है।
तो हम इसको कोई विड्थ और हाइट असाइन कर देता है यहाँ पर। और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। और अगर हम इसको लिस्ट के डाउन शो करना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, लिख दूंगा फ्लोट लेफ्ट। अब ये से लेफ्ट साइड पर असाइन हो गया, नीचे आ गया ऐसे। अब अगर मैं इन बटन्स को मैं यहाँ पर इसमें अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट शो कराता हूँ। उसमें क्या होगा कि हमने सिंपली यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से हम फ्लेक्स बॉक्स की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम यहाँ पर w3schools.com पे चेक करें, यहाँ पे देखें तो जो फ्लेक्स बॉक्स था, फ्लेक्स बॉक्स से पहले हमारे पास जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज थी उसमें ब्लॉक था। ब्लॉक हम सेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने वेबसाइट है उसमें सेक्शंस बनाना है, ये पहला एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। इस तरीके से इनलाइन है, इनलाइन टेक्स्ट के लिए अगर हमने टेक्स्ट को लाइन में रखना है। टेबल, अगर हमने कोई टेबल क्रिएट करना है, जैसे ये टेबल मौजूद है, ये ऊपर एक हमारे पास सेल है, नीचे सेल है, एक टेबल सा बना हुआ है इस तरीके का। या पोजीशन से क्या होगा कि हमने एग्जैक्टली उसको किस जगह पर पोजीशन करना है, लेफ्ट साइड पर रखना है, राइट साइड पर रखना है, कितने पिक्सल साइड पर रखना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले लिख के आगे हमने लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्स का कंसेप्ट है हमारे पास वो लेटेस्ट कंसेप्ट है। इसमें अभी हमारे पास जब फ्लेक्स बॉक्स पे हम इसको असाइन करेंगे तो अभी हमारे पास में फ्लेक्स बॉक्स की ये तमाम प्रॉपर्टीज असाइन इसको हम कर सकते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स ग्रैब, इसके अलावा फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। तो ये हम प्रॉपर्टीज इसको असाइन करके हम इजीली इसको अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम देखते हैं। अगर इसको मैंने जो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको मैंने यहाँ पर सेंटर के अंदर लेके आना है उसको, तो मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और सेंटर लिखने से वो सेंटर में आ जाएंगे, फ्लेक्स एंड लिखने से वो एंड पे चले जाएंगे, और फ्लेक्स स्टार्ट लिखने से वो शुरू में मौजूद रहेंगे। और जब मैं सेंटर लिख के इसको मैं सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो अब जो ये सारे के सारे हैं वो यहाँ पर सेंटर में मौजूद हैं। अगर मैं इनको यहाँ पर एंड में लेके जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ्लेक्स एंड। अब ये सारे यहाँ पर एंड पर मौजूद हैं। इन बटन्स की हम कुछ विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। पहले कंटेनर के अंदर हमारे पास बटन मौजूद है, तो इस बटन की हम हाइट सेट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये फ्लेक्स एंड यानी कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड की वजह से यहाँ पर एंड पर मौजूद हैं। अगर इनको मैं सेंटर में हाइट्स वाइज सेंटर में लेके आना चाहूँ तो उसके लिए मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स, और यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज़ हैं, सेंटर की से सेंटर में आ जाएंगे, फ्लेक्स स्टार्ट से ऊपर आ जाएंगे, फ्लेक्स एंड से नीचे आ जाएंगे। मैं अगर सेंटर लिखूँ यहाँ पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये सेंटर में आ गए। अगर मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैं सेंटर कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। इस फ्लेक्स बॉक्स के कंसेप्ट के ज़रिए हम पूरी वेबसाइट के अंदर हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उनको इजीली अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जिस तरीके से अगर यहाँ पर आप देखें तो फ्लेक्स हमारे पास फ्लेक्स रैप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मौजूद है। फ्लेक्स रैप में क्या होता है कि हमारे पास एक जो कंटेनर सा बन जाता है, एक रैपर सा बन जाता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उसको कवर रखता है। तो ये बार रैपर सा बन जाएगा और सारी की सारी जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगे। और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी मौजूद है। फ्लेक्स डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज हों या उसको हम यहाँ पर रो वाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर हम उसको बता सकते हैं कि ये रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, रो रिवर्स। रो रिवर्स में क्या होगा कि वो रो बनेगी और रिवर्स ऑर्डर में वो रो क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने खुद से चेक करनी है। इनमें कोई अगर इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इसको हम तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम फ्लेक्स बॉक्स के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, और हम जो अपनी वेबसाइट की अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने कंसेप्ट सीखे, सबसे पहले हमने सीखा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। रिलेटिव पाथ में हम उस ऑब्जेक्ट का पाथ रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये बताएंगे जो हमारी इमेज या जो ऑब्जेक्ट है वो उस फोल्डर के अंदर कहाँ पर मौजूद है। और एब्सोल्यूट पाथ ये होता है कि हम उसको एग्जैक्टली उसकी यूआरएल बताते हैं, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली हम इंटरनेट के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है। तो पैडिंग के अंदर हम यहाँ पर उसकी जो डिस्टेंस उसको एलोकेट करते हैं, जो उसकी स्पेस एलोकेट करते हैं, वो उसकी इनर बाउंड्रीज़ के अंदर होती है, बाउंड्री के अंदर उसको हम लोकेट करते हैं स्पेस। और जो मार्जिन होता है वो हम आउटर से उसको, बाहर से हम उसको स्पेस एलोकेट करते हैं। तो इन दोनों के ज़रिए, पैडिंग और मार्जिन के ज़रिए, हम उनको ऑब्जेक्ट्स को हम साइडों से पोजीशन उसको अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिस्ट का एक कंसेप्ट देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिस्ट के कंसेप्ट के ज़रिए हम नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमने लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है वो सारी हम लिस्ट के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर हम एक लिस्ट के ऊपर होवर करें तो उससे एक नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस लिस्ट के एलिमेंट के अंदर सेम इसी तरीके से एक लिस्ट और क्रिएट कर देंगे और हम उसको पहले डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि वो पहले नज़र ना आए, और जब उसको होवर करेंगे तो पहले फिर हमें शो हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के ज़रिए हम जितनी ड्रॉप डाउन चाहें हम लिस्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमने फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट देखा है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम अलाइनमेंट करते हैं CSS के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स की, और फ्लेक्स बॉक्स लेटेस्ट कंसेप्ट है हमारे पास CSS का। इसके ज़रिए हम इजीली ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अपने चाइल्ड क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। चाइल्ड क्लास क्या होती है, ये देखिए पेरेंट क्लास हमारे पास ये क्लास होती है जो कि टॉप पे होती है, उन एलिमेंट्स के ऊपर मौजूद होती है। अब ये हमारे पास एक डिव है जो कि डिव के अंदर ये बटन मौजूद हैं। तो जो डिव है ये पेरेंट क्लास है और ये जो होंगे ये चाइल्ड्स होंगे इसके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बॉडी जो है ये पेरेंट क्लास है और ये दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक लिस्ट नाम की और एक कंटेनर नाम की। तो ये हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड लिस्ट का कंसेप्ट मौजूद है। अब यहाँ पर हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लेक्स किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो वो खाली हम उस पेरेंट को असाइन करेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद अरेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो हमने इस कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखें तो हमने इस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया और जो बटन्स थे इसके अंदर, जो इसके चाइल्ड थे, वो खुद ब खुद यहाँ पर अलाइन होते गए। हमने इन बटन्स को नहीं प्रॉपर्टी असाइन की, हमने इसकी टॉप जो इसका जो पेरेंट है हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज हमने असाइन करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम मार्जिन पैडिंग करके हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन बार बना सकते हैं, हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए हम तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइवर के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स आप नोट कर लें। आपको अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है, आपने बिडिंग करनी है। आपको मैंने सिखाया था कि आपने बायर रिक्वेस्ट में जाकर वहाँ पे अपने प्रपोजल सेंड करने हैं और वहाँ पे आपको अगर प्रपोजल शो नहीं हो रहे, अगर आपको नो बायर रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, तो आपने ज़्यादा गिग्स क्रिएट करनी है। आपके पास 7 गिग्स का ऑप्शन मौजूद है, तो आपने कोशिश करना है कि साथ के साथ गिग्स क्रिएट करनी है डिफरेंट। आप उसके अंदर यहाँ पर आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक के अंदर आप कह दें कि आप शॉपिफाई का स्टोर बना देंगे, एक के अंदर आप लिख दें आप HTML CSS करके देंगे। तो इस तरीके से आप जितनी गिग्स क्रिएट करेंगे आपको उतनी ज़्यादा उसमें बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। इसके अलावा आप अपनी गिग को, अपने अकाउंट को कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करते रहें, तो उससे क्या होगा, आपको बायर रिक्वेस्ट भी ज़्यादा शो होंगी। इसके अलावा आपको ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह ज़्यादा आएंगे और आप यहाँ पर ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि डोमेन नेम का क्या कंसेप्ट है हमारे पास, वेब होस्टिंग क्या होती है और बूटस्ट्रैप का क्या कंसेप्ट है HTML और CSS के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे और बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम आसानी से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।
अभी हमारे पास हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बटन्स बना रहे हैं, तो उसमें हम स्टाइलिंग खुद से कर रहे हैं। हमें स्टाइलिंग में मसला होता है, हमें उसमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है, अलाइनमेंट करनी पड़ती है। जो बूटस्ट्रैप है इसके अंदर हमारे पास बनी बनाई क्लासेस मौजूद होती हैं जिसको यूज़ करके हम आसानी से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।